अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग आईकॉम 2 के गेस्ट पेपर को। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो निकाले हैं मैंने कुछ जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एन अकाउंटिंग सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद इक्वल एंड corresponding डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग में, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है तो इंश्योर अकाउंटिंग इक्वेशन। और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी रिमेन बैलेंस। तो एसेट्स इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यूज़ फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का इस्तेमाल सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए किया जाता है। इट एस्टिमेट द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक रेट। ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एक स्पेसिफिक डेट पर, पार्टिकुलरली व्हेन फॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट। जब आपके फॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं अभी कंप्लीट नहीं होते तो भी ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसको आप क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनी एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम प्रोवाइडिंग अ स्नैपशॉट ऑफ इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। बैलेंस शीट एक एंड ऑफ द पीरियड बनाई जाती है, ठीक है, और बैलेंस शीट एंड ऑफ द पीरियड आपकी कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज़ उसकी इक्विटी ये तमाम चीज़ें एक टाइम पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? उसकी बैलेंस शीट। हाउ क्लोजिंग कैपिटल इज़ वर्क आउट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लोजिंग कैपिटल कैसे वर्कआउट करता है सिंगल एंट्री सिस्टम में? क्लोजिंग कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग द ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को आप एडजस्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल से विद एनी एडिशनल कैपिटल, और किसी भी एडिशनल कैपिटल, जब कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, ड्राइंग्स मेड या ड्राइंग्स होती हैं, एंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड या प्रॉफिट और लॉस पीरियड के अंदर परफॉर्म किया जाता है। डिस्क्राइब द सब्सक्रिप्शन एंड स्पेशल सब्सक्रिप्शन ब्रीफली। सब्सक्रिप्शन क्या है और स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है रेगुलर पेमेंट मेड बाय मेंबर्स टू मेंटेन देयर मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन जब आप रेगुलर पेमेंट करते हैं या रेगुलर पेमेंट्स मेंबर्स करते हैं किसी मेंबर्स मेंटेन देयर मेंबरशिप, अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आप सब्सक्रिप्शन कहते हैं। स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या है? एडिशनल पेमेंट कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द रेगुलर सब्सक्रिप्शन। जब रेगुलर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ एडिशनल पेमेंट्स करनी पड़ेंगी किसी इवेंट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए या इसी तरह के किसी भी काम के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? स्पेशल सब्सक्रिप्शन। हाउ प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में? प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द क्लोजिंग कैपिटल विद द ओपनिंग कैपिटल। आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कंपेयर करके क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के साथ, और एडजस्ट एनी ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल, और एडजस्ट करते हैं ड्राइंग्स को और एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, जो एक ख़ास पीरियड के अंदर आपने क्या किया, ड्रा किया या इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज़ नेट वर्थ मेथड? नेट वर्थ मेथड क्या है? A method of determining profit or loss by comparing the net worth assets minus liabilities at the beginning and end of the accounting period. नेट वर्थ मेथड ये है कि आप डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करके, एसेट में से आप लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो आपके पास एक ख़ास अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो बैलेंस बचता है उसको आप क्या कहेंगे कि ये नेट वर्थ है आपकी, और नेट वर्थ मेथड इसको कहते हैं। व्हाट इज़ सरप्लस एंड ड्राइंग? सरप्लस क्या होता है? द एक्सेस ऑफ इनकम अवर एक्सपेंसेस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब आपके इदारा जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होता है, जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, अगर उसकी आमदन ज़्यादा होती है उसके एक्सपेंसेस से, तो वो उसको सरप्लस ट्रीट करता है। ड्राइंग्स द अमाउंट ऑफ कैश और एसेट टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बिजनेस। जब कोई मालिक अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें लेकर जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। डिफाइन कंसाइनमेंट, कंसाइनी एंड कंसाइनर। कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनी क्या है और कंसाइनर क्या है? कंसाइनमेंट एन अरेंजमेंट वेयर गुड्स आर सेंड बाय ओनर कंसाइनर टू अनदर पार्टी। जब कंसाइनमेंट क्या होती है कि वो अरेंजमेंट्स ऑफ गुड्स जब
एक कंसाइनर या ओनर क्या करता है, किसी दूसरी पार्टी को चीज़ें बेचता है जिसको आप कंसाइनिंग कहते हैं, ऑन द ओनर बिहाफ, ओनर के बिहाफ पर सेल के लिए, तो उसको आप क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। यानी एक शख्स चीज़ भेज रहा है, एक शख्स चीज़ रिसीव कर रहा है, और उस भेजने और ख़रीदने का, भेजने और अपने पास रखने का मकसद यह है कि ओनर के बिहाफ पर उस चीज़ को बेचा जाएगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट को ऑन कमीशन, और कमीशन पर इसको बेचा जाता है। कंसाइनी कौन होता है, द एजेंट हु रिसीव गुड्स फॉर सेल, वो शख्स जो चीज़ें रिसीव करता है बेचने के लिए, उसको कंसाइनी कहते हैं। और कंसाइनर द ओनर हु सेंड्स द गुड्स फॉर सेल, और कंसाइनर वो शख्स होता है जो चीज़ें भेजता है सेल के लिए। कंसाइनमेंट आउटवर्ड एंड कंसाइनमेंट इनवर्ड, कंसाइनमेंट आउटवर्ड क्या होता है और कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या होता है। कंसाइनमेंट आउटवर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनर सेंडिंग गुड्स फॉर सेल। कंसाइनमेंट आउटवर्ड का क्या मतलब होता है कि कंसाइनर के बिहाफ पर चीज़ों को भेजा गया सेल के लिए। और कंसाइनमेंट इनवर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनी रिसीविंग गुड्स फॉर सेल। कंसाइनमेंट इनवर्ड का मतलब यह है कि कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पर चीज़ें ले रहा है किसके लिए, बेचने के लिए। पास द एंट्री फॉर द एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनी इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। आपने एंट्री पेश करनी है अगर एक्सपेंस पेड करता है कंसाइनी, ठीक है, तो कंसाइनर और कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, इन द बुक ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री करेगा जी, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इन द बुक ऑफ द कंसाइनी, कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री इज रिकॉर्ड फॉर द एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, क्योंकि वो बिहाफ ऑफ द कंसाइनर एक्सपेंस पे कर रहा है, तो वो उसकी कोई एंट्री जनरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस दैट आर डायरेक्टली attributable to the production or purchase of goods such as freight, carriage and custom duties। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए लगाए जाते हैं, जैसे फ्रेट का, कैरेज का, कस्टम ड्यूटीज़ का, ठीक है, उन सबको आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी इसको आप अगर सादा लफ्ज़ों में समझें तो वो तमाम अखराजात जो मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर आकर गोदाम तक, फाइनल प्रोडक्ट को गोदाम तक पहुंचाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और फिर गोदाम से लेकर सेल होने तक जितने अखराजात होते हैं उनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डिफाइंड लेजेसीज, लेजेसीज एंड व्हाट इज़ फर्म। लेजेसीज क्या है और फर्म क्या है। लेजेसीज, डोनेशन रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर अ विल, ठीक है, डोनेशन अगर रिसीव करती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर विल तो वो लेजेसीज है। और फर्म क्या, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली रेफरिंग टू अ पार्टनरशिप। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफ़र करती हैं पार्टनरशिप को तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, फर्म है। फॉर वर्ट पर्पज़ आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश। नॉन मेकिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया जाता है। पर्पज़ ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश फॉर चैरिटेबल, एजुकेशनल, रिलीजियस और अदर नॉन कमर्शियल पर्पज़ एंड सर्व द पब्लिक गुड्स। अच्छा, पर्पज़ ऑफ नॉन मेकिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद होता है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि वो फलाह व बहबूद के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, ख़ास लोग जमा होकर चैरिटी करते हैं और फिर उससे लोगों को फलाह किया जाता है, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको दीन सिखाया जाता है, उनको उनका इस्लाम सिखाया जाता है, और किसी भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो सकती है जिसमें कोई भी मकसद हो सकता है, और इसका असल मकसद जो होगा वो सिर्फ वेलफेयर ही होगा। व्हाट इज़ कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व क्या, अ रिज़र्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा रिज़र्व जो कैपिटल प्रॉफिट से रखा जाता है, विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, जो मुनाफे के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। यानी अगर एक फार्म है वो काम कर रही है और उसको प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को जो आपके उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेव कर लिया जाता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता एज अ डिविडेंड, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपका कैपिटल रिजर्व। अकाउंटिंग प्रॉब्लम ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो आती हैं उसमें सबसे पहली है इशू सच एज गुडविल वैल्यूएशन। आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आपने रीवैल्यूएशन करनी होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। एंड द डिटरमिनेशन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स, और जो रिटायर हुआ है उसके शेयर्स किस तरह उसको रिटायर करना है और उसके शेयर किस तरह डिटरमाइन करने हैं।
ऑथोराइज कैपिटल क्या है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 16 है ऑथोराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है और इशूड कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज कैपिटल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर्स कैपिटल दैट कंपनी इज अलाउड टू इशू। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी या जो आपकी फर्म है जो इशू कर सकती है, ठीक है, जो अलाउ है उसको कि इतना कैपिटल वो इशू कर सकती है, इतना शेयर्स वो इशू कर सकती है कैपिटल के लिए, उसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। और इशूड कैपिटल द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट द कंपनी हैज़ एक्चुअली इशूड टू शेयर होल्डर। ऑथराइज कैपिटल में से जो हिस्सा कंपनी इशू कर चुकी है, यानी जो शेयर्स बेच चुकी है, उसको आप क्या कहते हैं कि ये इशूड कैपिटल है। व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? A document issued by a company inviting the public to subscribe to its share or debentures providing detail about the companies and its offering। प्रोस्पेक्टस एक किस्म की बुक होती है जी, जिसमें आपकी जो फर्म है वो फर्म है या जो आपकी कंपनी है वो आप पूरा आपको इनवाइट करती है कि आप उसके शेयर्स ख़रीदें। उसमें कंपनीज़ के तमाम हालात लिखे जाते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स रेशो लिखी जाती हैं, कंपनी के मालिकान कौन है वो लिखे जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी की तमाम चीज़ें, यानी शेयर्स आपको कितने में दिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और कंपनी रन करने वाले कौन लोग हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं ताकि लोग उसमें क्या कर सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। व्हाट इज़ स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और ब्रेक अप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू कौन सी होती है? तो एस्टिमेटिव वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब एक यूजफुल लाइफ के बाद एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, उसकी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के बाद जो उसकी वैल्यू बनती है उसको आप स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज़ मार्जिन, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटेड कैपिटल। मार्जिन क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है और फ्लक्चुएटेड कैपिटल क्या है। मार्जिन कैपिटल, अच्छा, मार्जिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर इट कैन रेफर टू द प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रॉफिट होता है उसको यानी वो हिस्सा जो आप परचेज से ज़्यादा रखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन उसको आप कहते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। फिक्स कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। फिक्स कैपिटल वो होता है जो आप लॉन्ग टर्म चीज़ों पर अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों पर आप खर्च करते हैं, उसको आप फिक्स कैपिटल कहते हैं, जैसे लैंड पर, बिल्डिंग पर, मशीनरी पर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेयर द बैलेंस चेंज विद ईच ट्रांजैक्शन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो मेथड मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें आप मेंटेन करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वेयर द बैलेंस चेंज विद ईच ट्रांजैक्शन, जिससे बैलेंस तब्दील होता है हर ट्रांजैक्शन से। राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के कोई से दो आपने नुकसानात बताने हैं। इट डज़ नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आपको पिक्चर नहीं दिखाता। फिर इट इज़ प्रोन टू एरर्स एंड फ्रॉड, इसमें प्रोन एरर्स और फ्रॉड भी होते हैं। व्हाट इज़ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सा होता है? ओपनिंग कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू अ बिजनेस स्टार्ट विद एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पीरियड। ओपनिंग कैपिटल अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू है जो बिज़नेस स्टार्ट करने पर या बिगिनिंग ऑफ द न्यू अकाउंटिंग पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द न्यू अकाउंटिंग पीरियड में आप लेते हैं। इट इज़ एक्चुअली द सेम एज द एंडिंग कैपिटल फ्रॉम द लास्ट पीरियड, और ये वही होता है जो आपके पिछले पीरियड में एंडिंग होता है। इट शो हाउ मच द ओनर हैज़ इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस एट द स्टार्ट। ये आपको बताता है कि बिज़नेस ने जब हाउ मच द ओनर हैज़ इन्वेस्टेड, कि ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया इन द बिज़नेस एट द स्टार्ट, बिज़नेस स्टार्ट करते हुए। व्हाट इज़ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ मनी द ओनर हैज़ इन द बिज़नेस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब बिज़नेस का एंड हो रहा है तो आपका कितना कैपिटल मौजूद है उसको आप क्या कहते हैं कि ये आपका क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। व्हाट इज़ एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या न्यू कैपिटल। तो ये क्या है? एडिशनल कैपिटल, फ्रेश या फर्दर या न्यू कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा मनी दैट द ओनर पुट्स इनटू द बिज़नेस, जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें या एडिशनल चीज़ें आप बिज़नेस के अंदर पुट करते हैं आफ्टर इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, जब उसको पहले से स्टार्ट कर दिया हो तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये आपका फ्रेश, फर्दर, न्यू या एडिशनल कैपिटल है।
डिफाइन लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है? लाइफ मेंबरशिप फ़ी इज़ अ वन टाइम पेमेंट मेड टू बिकम अ मेंबर्स ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लब और सोसाइटी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी आप एक दफ़ा आपने किसी सोसाइटी को पेमेंट कर दिया मेंबरशिप बनने के लिए, तो अब आप उसके मेंबर रहेंगे, ठीक है। जब तक वो रहेगी तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये आपकी लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, ठीक है। फिर डिफाइन कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है? गिव जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आपने जर्नल एंट्री भी करनी है डिबेंचर इशू करने पर कोलैटरल सिक्योरिटी पर। कोलैटरल सिक्योरिटी इज़ एन एडिशनल सिक्योरिटी गिवन फॉर अ लोन। कोलैटरल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो आप एडिशन किसी से लोन लेने के लिए पे करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी। जनरलिटीज इसकी क्या है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डिफरेंशिएट प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फ़र्क होता है? तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 200 कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 200 लोग हो सकते हैं जो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, इसमें आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब इट्स शेयर, अपने शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के कम से कम 7 लोग होते हैं, नो मैक्सिमम लिमिट और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, और आप पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो आकर आपके शेयर्स खरीदें। डिफाइन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या? आल्सो राइट रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड। पार्टनरशिप डीड क्या? और अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप के लिए, वो आपने बताने हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कहते हैं, ये वो रिटन आपके एग्रीमेंट होता है जिसमें आप एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि आपने इस पार्टनरशिप को कैसे लेके चलना है, यानी आपने क्या परसेंटेज ऑफ शेयर्स रखनी है, कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आप घर लेकर जा सकते हैं और कितना प्रॉफिट आपको रिजर्व रखना है, इसी तरह के तमाम काम। लेकिन अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्स इक्वली, बेशक आपने ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट किया, ज़्यादा कैपिटल लेके आए या कम कैपिटल लेके आए हैं, तो आपको प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड नो सैलरी इज़ गिवन टू पार्टनर्स, और कोई सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को। सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड चार्टर्ड कंपनी। सब्सिडी कंपनी कौन सी होती है, होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है और चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? सब्सिडी कंपनी इज़ कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी और, जिसको कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही होती है, उसको आप कहते हैं सब्सिडी कंपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल 1 और मोर सब्सिडी कंपनी, एक से ज़्यादा सब्सिडी कंपनीज कंट्रोल कर रही होती हैं किसी कंपनी को, तो उसको आप होल्डिंग कंपनी कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा कंपनी किसी एक से ज़्यादा यानी 2-3 कंपनियां मिलकर एक कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको होल्डिंग कंपनी कहेंगे। चार्टर कंपनी इज़ फॉर्म बाय अ स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। स्पेशल गवर्नमेंट के चार्टर के मुताबिक जो कंपनी बनती है उसको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है या प्राइमरी एक्सपेंस क्या है, ये आपने बताना है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट अ बिजनेस पे बिफोर इट्स एक्चुअल स्टार्ट्स रनिंग। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो कॉस्ट, वो अखराजात होते हैं किसी बिज़नेस के जो आप बिज़नेस शुरू करने से पहले लगाते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दिस इंक्लूड थिंग लाइक, इसमें शामिल हैं चीज़ें, लीगल फीस, उसकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, और उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के जो अखराजात होते हैं इनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस इट इज़ एक्सपेक्टेड लॉस दैट नेचुरली अकर ड्यूरिंग प्रोडक्शन और बिजनेस ऑपरेशन। ये वो लॉस होता है जो एक्चुअली आता है जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या बिज़नेस के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ लॉस अकाउंटेड फॉर इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस टाइप के लॉस को अकाउंटेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिया जाता है। एग्जांपल, सम प्रोडक्ट माइट बी डैमेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू वियर एंड टीयर। किसी वजह से आपके प्रोडक्शन के दौरान कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसको आप नॉर्मल लॉस लेंगे और इसकी कॉस्ट को आप प्रोडक्शन में शामिल कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड लॉस दैट गोज़ बियॉन्ड द अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड अमाउंट।
ठीक है। अब नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, जिसका एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता होता, यानी अचानक से होने वाला लॉस। द लॉस इज कंसिडर्ड अनयूजुअल एंड नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, और ये नॉर्मल ऑपरेशन का ऐसा नहीं होता। जैसे अ लार्ज बैच ऑफ प्रोडक्ट गेटिंग डैमेज ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन विच डजेंट यूजली हैपन। ठीक है, यानी एक लार्ज बैच ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, डैमेज हो गया मशीन के काम को रोकने की वजह से, मशीन के टूटने की वजह से या मशीन की ख़राबी की वजह से, तो उसको आप क्या कहेंगे कि एबनॉर्मल लॉस है। डिस्क्राइब कॉजेज़ ऑफ एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन to decrease in value of an asset due to factor outside of its normal user or wear and tear. Some common causes of external depreciation include market condition, technological advancement, natural disaster, and obsolescence. What is declared commission and overriding commission? Declared commission कौन सा होता है और overriding commission कौन सा है? Declared commission is given to an agent for breaking and risk ऑफ बैड डेट्स। डिक्लेयर्ड कमीशन वो होता है गिवन टू द एजेंट, जो एजेंट को दिया जाता है बियरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, जो रिस्क ऑफ बैड डेट्स यानी कुछ शोक्स जिन्होंने आपके पैसे देने थे वो अब आपके नहीं दे रहे, तो आप अपने एजेंट को कहते हैं अगर तुमने पैसे निकलवा दिए तो हम आपको कमीशन देंगे, तो उसको डिक्लेयर्ड कमीशन कहता है। ओवर राइडिंग कमीशन इज़ एडिशनल कमीशन गिवन फॉर अचीविंग अ सर्टेन सेल्स टारगेट। अगर एक ख़ास सेल टारगेट को आपका एजेंट कवर करता है तो उसको जो कमीशन दिया जाता है उसको आप कहते हैं कि ये ओवर राइडिंग कमीशन है। डिफाइन टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं और इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स आर फिजिकल आइटम्स आर कंपनीज ओन सच एज बिल्डिंग, मशीनरी एंड इन्वेंट्री। टेंजिबल एसेट वो तमाम एसेट्स जो कंपनी के ओनर ने जिनको आप फिज़िकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा कि बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी और इन्वेंट्री होगी, तो ये सारी टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल बिल्कुल इसके रिवर्स है, जो आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, जैसे पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया और गुडविल हो गया। फिर पार वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, ये आपने बताना है। तो पार वैल्यू इज़ द नॉमिनल वैल्यू असाइन टू अ शेयर ड्यूरिंग कंपनीज फॉर्मेशन। जब कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो शेयर्स के ऊपर जो प्राइस लिखी जाती है उसको आप पार वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू इज़ द कंपनी नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू वो होती है जिस पर कंपनी ने उसको बुक करना है यानी बेचना है। मार्केट वैल्यू इज़ द प्राइस एट विच द शेयर इज़ करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट। और मार्केट वैल्यू वो होती है जिस पर आपका शेयर बिक रहा होता है मार्केट के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, मार्केट वैल्यू है। अकाउंट सेल, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी, इंट्रेंस फ़ी क्या है? अकाउंट सेल इज़ अ स्टेटमेंट सेंड बाय अ कंसाइनी टू कंसाइनर। अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनी अपने कंसाइनर को भेजता है, यानी बेचने वाला जो होता है वो एजेंट जो होता है वो किसको भेजता है, ओनर को भेजता है। डिटेलिंग फॉर सेल, डिटेलिंग द सेल, जो उसने सेल्स की हैं उसकी डिटेल होती है। एक्सपेंस इन रिकॉर्ड, उसमें जितने उसने एक्सपेंस किए हैं वो शामिल होते हैं। एंड बैलेंस ड्यू, और जो आपका बैलेंस बच गया है वो उसने आपको बताया होता है। एडमिशन फ़ी और एंट्रेंस फ़ी इन वन टाइम फी चार्ज बाय क्लब्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रांटिंग मेंबरशिप देने पर, ठीक है, जो फ़ीस एक दफ़ा चार्ज की जाती है किसी इदारे की तरफ से, किसी क्लब्स की तरफ से, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये एडमिशन फ़ी या लाइफ मेंबरशिप फ़ी भी इसको कहते हैं। राइट फार्मूला ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड हाउ दिस रेशो कैन बी कैलकुलेटेड। फार्मूला लिखना है जी आपने गेनिंग रेशो का और सेक्रीफाइसिंग रेशो का, और इनको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज़ द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर्स व्हेन द फर्म इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सेक्रीफाइस रेशो वो रेशो होती है कि जब कोई नया पार्टनर आपकी फर्म के अंदर शामिल होता है तो आप अपने शेयर्स में से उसको कोई हिस्सा देंगे, तो वो सेक्रीफाइस रेशो, यानी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि मैं अपने हिस्सों में से इतना हिस्सा छोड़ूंगा जो इस नए पार्टनर को मिलेगा, तो उसको आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड शेयर्स में से माइनस कर देंगे नई शेयर्स, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग शेयर्स या सेक्रीफाइसिंग रेशो। Gaining ratio is the ratio in which the remaining old partners gains the share of a retiring and deceasing partners। अगर कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है या रिटायर हो रहा है तो उसकी जो रेशो
जो होगी, जो पहले बिज़नेस में उसके पास थी, अब वो रेशो जो डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान, उसको आप गेनिंग रेशो कहते हैं। तो गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या है? गेनिंग रेशो इक्वल होती है न्यू शेयर्स में से ओल्ड शेयर्स को माइनस कर दें तो ये आपकी क्या होती है? गेनिंग रेशो। डोनेशन, व्हाट इज़ कंपनी लिमिटेड डोनेशन और व्हाट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये क्या है? डोनेशन आर गिफ्ट्स और ग्रांट्स गिवन टू चैरिटीज़ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशन गिफ्ट्स होती हैं और ग्रांट्स होती हैं, गिवन की जाती हैं चैरिटीज़ के तौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, इसको डोनेशन कहते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर यूज प्रीलिमिनरी for non-profit organization where members guarantee to pay a certain amount if the company is wound up. A company limited by guarantee ये टाइप ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरीली फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इसके मेंबर्स गारंटी देते हैं कि वो एक सर्टेन अमाउंट को पे करेंगे अगर ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कंपनी क्या हो जाती है? वाउंड अप हो जाती है। What is meant by the term depreciation? Depreciation किसे कहते हैं? Depreciation means the loss in value of something over time, especially things like machine, cars और furniture। जब किसी चीज़ पर वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी कुछ आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं उन पर वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वैल्यू जो कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इफ़ यू बाय अ न्यू कार टुडे, अगर आप आज नई कार ख़रीदते हैं, इट वर्थ द सेम आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, लेकिन उसकी कीमत कुछ सालों तक सेम रहेगी। इट्स वैल्यू गोज़ डाउन एज इट दैट्स डेप्रिसिएशन, लेकिन फिर उसकी कीमत गिरना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये इसकी डेप्रिसिएशन है। रिसेप्शन एंड पेमेंट अकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होती है जो ऑल ट्रांजैक्शन की होती है, बोथ रिसीट्स एंड पेमेंट, जिसमें रिसीट्स भी होती हैं पेमेंट्स भी होती हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक ख़ास अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, यूज बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं टू डिटरमाइन द सरप्लस, जो अपना मुनाफा सरप्लस बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं, या डेफिसाइट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या नुकसान बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनकम का एक्सपेंडिचर पर। वाई डज द नेसेसिटी ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज? नेसेसिटी ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों अराइज की जाती है? द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल बिकम नेसेसरी ड्यूरिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेसेसरी होता है ड्यूरिंग सिचुएशन लाइक द सेल ऑफ द बिजनेस, जब आपने बिजनेस को सेल करना हो, एडमिशन करना हो बिजनेस का, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स को रिटायर करना हो, और द अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इट इज़ असेंशियल टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस रेपुटेशन एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपको बताता है कि बिज़नेस का वैल्यू क्या है बिज़नेस की, ठीक है, और बिज़नेस की रेपुटेशन क्या है, उसके इंटेंजिबल एसेट्स की कीमत क्या है। व्हाट इज़ मेंट बाय गुडविल? गुडविल क्या होता है? गुडविल रिप्रेजेंट द इंटेंजिबल वैल्यू ऑफ अ कंपनी रेपुटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप एंड रिकॉग्निशन एंड अदर नॉन फिजिकल एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल। गुडविल रिप्रेजेंट करता है इंटेंजिबल वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी का कस्टमर्स के साथ रिलेशन क्या है, ब्रांड रिकॉग्निशन क्या है, और नॉन फिजिकल एसेट्स जो उसे कंट्रीब्यूट किए हैं, अर्निंग पोटेंशियल उसका क्या है। इस सब को आप क्या कहते हैं कि ये उसका गुडविल है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है। दिस इज़ द डेप्रिसिएशन मेथड्स वेयर द इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ईच ईयर ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। द फार्मूलाज कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का वो मेथड है जिसमें आप एक इक्वल अमाउंट में डेप्रिसिएट करते हैं, चार्ज करते हैं हर साल अपने एसेट पर, ठीक है, और उसका फार्मूला भी आपको बता दिया है। फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है। दिस डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइज अ फिक्स परसेंटेज टू द एसेट्स वर्क बुक वैल्यू ईच ईयर।
रिजल्टिंग इन हायर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर एंड लोअर डेप्रिसिएशन लेटर द फार्मूला इज़। अच्छा, जो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये है, ये डेप्रिसिएशन अप्लाई की जाती है फिक्स परसेंटेज से और बुक वैल्यू पर, यानी हर साल की जो उसकी वैल्यू होगी उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा। ये हायर होती है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द कैपिटल और एट द एंड ऑफ द कैपिटल ये क्या हो जाती है, लो हो जाती है। दिस फार्मूला इज़, और इसका फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ बारगेनिंग ऑफ द ईयर एक्स, वैल्यू ऑफ बारगेनिंग ऑफ द ईयर, वैल्यू ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वैल्यू ऑफ बिगनिंग ऑफ द ईयर क्या है, मल्टीप्लाई इसको करेंगे डेप्रिसिएशन रेट से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉज ऑफ इंटरनल डेप्रिसिएशन, इंटरनल डेप्रिसिएशन की वजह क्या होती है? इंटरनल डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलिसेंस कैन बी कोज बाय फैक्टर्स सच एज वियर एंड टीयर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, चेंज इन मार्केट डिमांड और पुअर मैनेजमेंट। कॉज ऑफ इंटरनल डेप्रिसिएशन की वजह क्या होती है कि जब लोगों की मार्केट की डिमांड तब्दील हो जाती है या फिर मैनेजमेंट तब्दील होती है, ठीक है, या एडवांसमेंट होती है, तो इसकी वजह से जो वैल्यू गिरती है किसी चीज़ की उसको क्या कहते हैं, इंटरनल डेप्रिसिएशन। डिफाइन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्या है? एडिशनल कैपिटल रेफर टू फंड्स इंट्रोड्यूस इनटू अ बिजनेस बाय द ओनर बियॉन्ड देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल कैपिटल वो कैपिटल होता है जो मालिक कंपनी को शुरू करते हुए लेके आता है, उसके बाद ड्यूरिंग द रन ऑफ द बिज़नेस, जब बिज़नेस को चला रहा होता है तो उसके दौरान में वो बिज़नेस के अंदर और कैपिटल लेके आता है, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये आपका क्या है, एडिशनल कैपिटल। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो 45 से फर्दर क्वेश्चन हम आपकी सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।